हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर समुद्री लड़ाई में भारत और होगा मजबूत। डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल टॉरपीडो का किया बड़ा ही सफल परीक्षण। बड़ी खबर दोस्तों, बड़ी जानकारी आज आपको देने वाले हैं। लेकिन उससे बड़ी जानकारी देंगे जहां तबलीगी जमात पर बैन को लेकर पहली बार सऊदी अरब पर खुलकर भड़का देवबंद का दारुल उलूम। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आखिर क्या कहा तबलीगी जमात पर बैन को लेकर। साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर G7 ने रूस को और ईरान को दे दी है बड़ी ही सख्त चेतावनी। बताएंगे क्या कहा है दोस्तों। उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया ने किया नाक में दम। पाकिस्तान की तारीफ में चिट्ठी लिखने पर मजबूर हुआ चाइना। दोस्तों बताएंगे ये भी पूरी बात आपको। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी धाम में भारत में औरंगजेब और शिवाजी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही है। दोस्तों बताएंगे क्या क्या कहा है इन्होंने। साथ ही आपको रसोई गैस कनेक्शन को अगर ट्रांसफर करना हो तो ये बहुत आसान तरीका है दोस्तों, आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहां पर सबसे बड़ी खबर में अब इतनी आमदनी वाले दंपतियों की वृद्धावस्था पेंशन बंद करेगी यहाँ की सरकार। बताएंगे दोस्तों कितने आमदनी वाले दंपतियों की वृद्धा पेंशन बंद होने वाली है। साथ ही हर तरह की बड़ी जानकारी देने वाले हैं दोस्तों आपको, इसीलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर समुद्री लड़ाई में भारत अब और होगा मजबूत। डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल टॉरपीडो का किया सफल परीक्षण। जी हां दोस्तों, भारत ने सोमवार को उड़ीसा में बालासोर के तट से लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो यानी स्मार्ट को सफलता पूर्वक अंजाम दिया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन बोले तो डीआरडीओ की ओर से भारतीय नौसेना के लिए हथियार प्रणाली विकसित की जा रही है, और ये जानकारी एक अधिकारी ने दी है। बता दे डीआरडीओ का कहना है कि सिस्टम को टॉरपीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। चलता अगली खबर की तरफ, जहां बड़ी खबर पहली बार सऊदी अरब पर खुलकर भड़का देवबंद का दारुल उलूम। तबलीगी जमात पर बैन को लेकर जताया इन्होंने ऐतराज। बता दे सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने की देवबंद स्थित दारुल उलूम ने निंदा की है। दोस्तों दुनिया भर में इस्लामिक अध्ययन से मशहूर दारुल उलूम देवबंद के मुखिया मौलाना अब्दुल कासिम नोमानी ने सऊदी सरकार के फैसले को गलत करार दिया है। दोस्तों इसके साथ ही उन्होंने सऊदी अरब से अपील की है कि वो अपने इस फैसले पर एक बार फिर से विचार करे। उन्होंने कहा कि यदि तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा रहेगा तो मुसलमानों के बीच गलत संदेश जाएगा, और ये पहला मौका है जब देवबंद की ओर से खुलकर सऊदी सरकार की आलोचना की गई है। दोस्तों बता दे हाल ही में सऊदी अरब की सरकार ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था, और यही नहीं सऊदी अरब के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने तबलीगी जमात पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उसे आतंकवाद का द्वार भी बताया था। प्रमुख मुस्लिम एक्टिविस्ट जफर सरेशवाला ने कहा कि मैं सऊदी अरब की सरकार के फैसले से भुचक्का रह गया हूँ, यानी सरप्राइज हूँ। तबलीगी जमात ने तो हमेशा अतिवादी विचारों का विरोध किया है। आज के दौर के सभी जिहादी आंदोलन से उसने दूरी बनाए रखी है। यहाँ तक कि तालिबान की ओर से भी कई बार तबलीगी जमात की निंदा की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की ओर से तबलीगी जमात को आतंकवाद का गेटवे बताना अस्वीकार्य और अविश्वसनीय है, और इस बैन को लेकर अब तबलीगी जमात की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दोस्तों आपको बता दें कि तबलीगी जमात के प्रवक्ता समीरुद्दीन कासमी ने ब्रिटेन से एक वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि तबलीगी जमात पर यह बड़ा आरोप है और इसका आतंकवाद से कोई कनेक्शन नहीं रहा है। तबलीगी जमात तो वो संगठन है जो आतंकवाद को रोकता है, उसकी निंदा करता है और उससे दूरी बनाकर रखता है। उन्होंने कहा कि हम किसी को भी किसी मजहब, संप्रदाय और देश के खिलाफ नहीं बोलने देते हैं। ऐसे में दोस्तों तबलीगी जमात के खिलाफ सऊदी अरब का इस बड़े फैसले को लेकर नाराजगी जताने वाले भी अब धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि सऊदी सरकार को अपने फैसले पर अटल रहना चाहिए और जो ये बैन लगा हुआ है दोस्तों इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया होगी। अगर आप भी मानते हैं कि सऊदी अरब ने जो ये फैसला लिया है दोस्तों बिल्कुल सही फैसला लिया है, तो अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर G7 ने रूस और ईरान को दी बड़ी ही सख्त चेतावनी। बता दे G7 देशों ने रूस को यूक्रेन से परे रहने या गंभीर नतीजे झेलने की बड़ी चेतावनी दी है। लिवरपूल में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस का मुद्दा छाया रहा। इसके अलावा ईरान पर भी बात हुई। दुनिया के सबसे धनी 7 देशों के संगठन G7 ने रविवार को यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल में मुलाकात की और इस बैठक के बाद जारी साझा बयान में रूस और ईरान को बड़ी चेतावनी दी गई है। G7 ने कहा कि परमाणु समझौता करने के लिए ईरान के हाथ से वक्त निकलता जा रहा है और अगर ऐसा ना हुआ तो उसे सख्त नतीजे झेलने होंगे और इसी के साथ रूस को यूक्रेन में आक्रमण के मंसूबे न पालने की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। और रूस पर प्रतिबंधों की तैयारियां। G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले की संभावनाओं की चर्चा की। अमेरिकी जासूसी एजेंसियों का आकलन है कि रूस अगले साल की शुरुआत में 2.25 लाख की फौज के साथ यूक्रेन पर चढ़ाई कर सकता है। जी हां दोस्तों, रूस ने इन आरोपों से इनकार करता रहा है। हालांकि उसने ये गारंटी मांगी है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल ना किया जाएगा और रूसी सीमा के नजदीक नाटो देश हथियार तैनात नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आ रही है। अब G7 भी इन दोनों देशों के बीच में अपने बयान को लेकर उतर गया है। दोस्तों अब देखना ये होगा कि आखिर क्या स्थिति बनती है इनके विचारों को लेकर। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर रूस से जुड़ी खबर, जहां रूस के मठ इलाके में आत्मघाती विस्फोट जिसमें 8 लोग घायल और हमलावर की हो गई मौत। बता दे रूस की राजधानी मॉस्को के पास स्थित एक मठ में हुए आत्मघाती हमले में 7 युवक घायल हो गए हैं जबकि हमलावर की मौत हो गई है। और ये हमला तब हुआ जब सुबह 8 बजे के आसपास इस मठ में एक एक्सप्लोसिव डिवाइस में अचानक विस्फोट हो गया। बताया ये जा रहा है कि घायल में एक 15 साल का युवक भी शामिल है जबकि हमलावर पास के ही एक कॉन्वेंट स्कूल का छात्र रह चुका है। दोस्तों ऐसे में रूस जैसा देश भी दोस्तों और मॉस्को यानी कि राजधानी में दोस्तों इस प्रकार के विस्फोट हो रहे हैं रूस जैसे देशों में। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इन विस्फोट मामले में और आतंकवाद मामले में भारत ये सबसे नंबर 1 है दोस्तों, तो इंडिया नंबर 1 कहना कमेंट में भारी मात्रा में मत भूलिएगा लिखना। चलते अगली खबर की तरफ, जहां चाइना की नाक में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया ने किया दम। पाकिस्तान की तारीफ में चिट्ठी लिखने पर मजबूर हुआ चाइना। बता दें बीजिंग ओलंपिक के डिप्लोमेटिक बहिष्कार ने चीन को इस कदर परेशान कर रखा है कि अब चीन को पाकिस्तान जैसे देशों में उम्मीद नजर आ रही है। कई देशों के बीजिंग ओलंपिक के डिप्लोमेटिक बहिष्कार के बाद चीन ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए एक चिट्ठी लिखी है जिसमें साथ देने के लिए उसकी तारीफ की गई है। पाकिस्तान में चीन के राजदूत ने कहा है कि उनका देश इस्लामाबाद की टिप्पणी के बाद खेलों के राजनीतिकरण के खिलाफ खड़े होने के लिए पाकिस्तान की सराहना करता है कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक दुनिया भर के खेल उत्साही लोगों के लिए एक शानदार और रंगीन पर्व पेश करेगा। आपको बता दें कि बीजिंग ओलंपिक का डिप्लोमेटिक बहिष्कार अभी तक अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका समेत कई देश मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को लेकर कर चुके हैं जिससे चीन काफी भड़का हुआ है। पाकिस्तान में चीन के राजदूत नोंग रोंग ने रविवार को ट्विटर पर लिखा कि खेल के राजनीतिकरण के किसी भी रूप का विरोध करने के लिए पाकिस्तान की स्थिति का अत्यधिक सराहना की जाती है। शीतकालीन यानी बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल राजनेताओं को अपनी राजनीतिक दिखाने के लिए एक मंच नहीं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका ही नहीं बल्कि अन्य देशों को भी चाइना के इस शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार करना ही चाहिए और भारत को भी करना चाहिए, तो अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या राय है इस पर हमारी भारत की जनता का। साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपति हो सकते हैं इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि। रिश्तों को मिलेगी बड़ी मजबूती। बता दें भारत के गणतंत्र दिवस 2022 यानी रिपब्लिक डे 2022 के समारोह के लिए सरकार 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपति को आमंत्रित कर सकती है और इसे लेकर अभी से तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र के साथ भारत अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है और ये कदम भी इसी रणनीति के तहत उठाया जा सकता है। और ये 5 देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान,
तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान है दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो ये पहला मौका होगा जब मध्य एशियाई देश के शीर्ष नेता अतिथि के तौर पर मौजूद होंगे। साथ ही 2018 के बाद दूसरा मौका होगा जब इतने सारे देशों को एक साथ आमंत्रित किया जाएगा। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर दी है कि इन मध्य एशियाई देशों के राजनयिक चैनलों के जरिए पहले ही एक अनौपचारिक आउटरीच की जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आउटरीच नेताओं के स्तर पर शिखर सम्मेलन की नींव रखेगा। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं देश के हित में ही होने वाला है दोस्तों, तो मोस्ट वेलकम टू इंडिया। इन पांचों देशों का कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर फारूक अब्दुल्ला ने राजनाथ के विभाजन वाले बयान का किया समर्थन। कहा भारतीय मुसलमान इसकी वजह से पीड़ित हैं। बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी नेका के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को भारत के विभाजन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणियों का समर्थन किया और जोर देकर कहा कि इसे टाला जा सकता था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत के मुसलमान विभाजन के कारण पीड़ित हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच की कड़ी कड़वाहट धार्मिक तनाव को बढ़ाती है। मैं राजनाथ सिंह से सहमत हूं कि संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए ये बात फारूक ने कहा है दोस्तों। उन्होंने कहा कि मैं राजनाथ सिंह से सहमत हूं कि भारत का विभाजन एक ऐतिहासिक गलती थी। भारतीय मुसलमान इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा भारत पाकिस्तान की लड़ाई धार्मिक तनाव को बढ़ाती है, इसे टाला जा सकता था अगर ये केवल एक राष्ट्र होता। आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों फारूक अब्दुल्ला की इस बात को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करें अगली बड़ी और सबसे ब्रेकिंग खबर की, जहां सैन्य प्रतिष्ठान के नजदीक 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं दोस्तों। इलाके में सुरक्षा बलों ने चलाया बड़ा सर्च ऑपरेशन। अपने जवानों पर भी जमकर पथराव हुआ है दोस्तों। श्रीनगर के रंग रेत इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है दोस्तों। इलाके में कुछ और आतंकियों के अभी भी छिपे होने की जानकारी मिल रही है। सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि श्रीनगर के रंगरेत में आतंकियों की मौजूदगी है। बता दें, सूचना पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान चला दिया है। घेरा सख्त होते देख आतंकी ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन संयम का परिचय देते हुए उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। कई बार मौका दिया गया। जब लगातार फायरिंग जारी रही तो सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। इसमें 2 दहशतगर्द मारे गए और अभी उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है और मुठभेड़ स्थल से कुछ दूरी पर ही बड़ा सैन्य प्रतिष्ठान है। आतंकियों के मारे जाने की सूचना के बाद इलाके के लोग सड़क पर उतर आए और उन्होंने सुरक्षा बलों पर जमकर पथराव किया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को भी वहाँ के लोगों से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत अवश्य, क्योंकि आतंकवादियों को मारे जाने पर ही जवानों पर पथराव होने लगते हैं दोस्तों। ये आप समझ पा रहे होंगे कि क्या नीति है। अगर आप भी मानते कहीं ना कहीं कि पाकिस्तानियों की ये बहुत बड़ी चाल है दोस्तों, जिन्होंने इस प्रकार का माइंड सेट बना करके लोगों को वहां भेजा हुआ है दोस्तों, तो अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। और सुरक्षा बलों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार को क्या बड़े कदम उठाने चाहिए दोस्तों, इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया आप लोग देना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर MQM के नेता अल्ताफ हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान की राक्षसी सेना सिंध और बलूचिस्तान में कर रही है जुल्म, जल्द से जल्द इसे आजाद कराए भारत। जी हाँ दोस्तों, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट के नेता अल्ताफ हुसैन ने संयुक्त राष्ट्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय संसद और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से पाकिस्तान के कब्जे से सिंध और बलूचिस्तान को आजाद कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले इन 2 क्षेत्रों के लोग दयनीय स्थिति में हैं और मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की ओर देख रहे हैं और इन लोकतांत्रिक देशों को पाकिस्तान के कब्जे वाले इन 2 क्षेत्रों के लोगों को की अपील को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार इसकी स्वतंत्रता के लिए अपने प्रभाव और व्यवहारिक समर्थन को अमल में लाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना जो भारत समेत पड़ोस के देशों में आतंक का निर्यात करती है, जिन्होंने इन दोनों शहरों में आतंकवादी संगठनों तालिबान, ISIS, LEJ आदि के लिए एक सुरक्षित आश्रय में बदल दिया और इन पर बड़ा एक्शन होना चाहिए और सिंध और बलूचिस्तान में हो रही जुल्म को लेकर इन दोनों को जल्द से जल्द आजाद करवाया जाए भारत द्वारा। और भी बाकी देशों से रिक्वेस्ट की गई है दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी, सुझाव जरूर दीजिएगा। और जिन भाई और बहनों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां आखिर क्या गुल खिलाएगी इजराइल यूएई की नई दोस्ती। पीएम नफ्ताली बेनेट का हुआ जोरदार यूएई में स्वागत। बता दें, क्या इजराइल और खाड़ी देशों के बीच संबंध बहाल हो रहे हैं या फिर ये ईरान को ना उभरने देने वाली इजरायली प्रधानमंत्री की सोची समझी रणनीति है। इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट संयुक्त अमीरात के दौरे पर है और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई इजरायली प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर पहुंचा है और यहाँ पर उनका जोरदार स्वागत भी हुआ है दोस्तों। इस दौरान वो द्विपक्षीय चर्चाओं के साथ साथ यूएई के शासक से ईरान पर भी बातचीत करेंगे। एक इजरायली राजदूत ने इस बारे में जानकारी दी। गौरतलब है कि खाड़ी देशों के लिए इजराइल हमेशा से अछूत जैसा रहा है, लेकिन नए बनते समीकरणों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी का ध्यान खींचा है। वैसे इसके पीछे अमेरिका ही है, जिसने पिछले साल अब्राहम समझौते के जरिए एक नया समीकरण तैयार किया था। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या बड़ा कारण हो सकता है नफ्ताली बेनेट का एकदम से इजराइल को छोड़ यूएई पहुंचने को लेकर? दोस्तों जवाब मशवरा जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर टीटीपी से पाकिस्तान को पंगा पड़ रहा है भारी। टीटीपी के आतंकी समूह ने पाकिस्तान में तेज कर दिए लगातार हमले। बता दें, तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोले तो टीटीपी के आतंकी समूह ने एक महीने से चले आ रहे संघर्ष विराम समझौते को खत्म करने के बाद देश भर में सुरक्षा कर्मियों पर निशाना साधते हुए हमले तेज कर दिए हैं। इस तरह की ताजा घटना में अज्ञात बंदूकधारियों ने रविवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पोलियो टीकाकरण टीम की रखवाली कर रहे एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर डाली, जिससे ये 2 दिनों में लगातार दूसरी बड़ी हत्या है। शनिवार को टीटीपी से जुड़े 2 लोगों ने इसी इलाके में पोलियो टीकाकरण टीम की सुरक्षा कर रहे एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी दोस्तों। यानी कि टीटीपी से पाकिस्तान की बात बनती नहीं दिखाई दे रही और अब सीज फायर का भी उल्लंघन करने का बड़ा फैसला टीटीपी ने ले लिया है और पाकिस्तान को भून डालने की कसम खा ली है दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय मशवरा प्रतिक्रिया होगी जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर तालिबान की ना के बावजूद अफगानिस्तान के किसान नहीं छोड़ेंगे अफीम की खेती। गिनाए कई इसके फायदे। अफगानिस्तान में किसानों का कहना है कि वे अफीम पोस्त उगाना जारी रखेंगे क्योंकि तालिबान ने अफीम की खेती को खत्म करने की दिशा में कोई स्पष्ट रुख नहीं दिखाया है। अफगानी किसानों का कहना है कि अफीम की खेती उनके परिवारों के जिंदा रहने के लिए बहुत आवश्यक है और ऐसा इसलिए क्योंकि न सिर्फ ये फायदेमंद है बल्कि इसे उगाना और भी बेहद आसान है और इसमें पानी भी कम चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां चाइना को लेकर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। सैन्य प्रभुत्व बढ़ाने के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों का शोषण कर रहा है चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन अपने परमाणु और साइबर जासूसी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने व सूचना एकत्र करने के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों का शोषण कर रहा है। फॉक्स न्यूज ने बताया कि फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी थिंक टैंक द्वारा गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में पाया गया है कि चीन सैन्य प्रभुत्व हासिल करने के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ अपने मौजूदा संबंधों का उपयोग सूचना और तकनीकी जानकारी एकत्र करने के लिए कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर श्रीलंका से बड़ी खबर। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने एक सप्ताह के लिए की संसद की बड़ी कार्यवाही को निलंबित। अचानक सिंगापुर के लिए हो गए रवाना। आपको बता दें, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अचानक से एक सप्ताह के लिए संसद की कार्यवाही को निलंबित कर दिया है। वो सिंगापुर के लिए रवाना हो चुके हैं। उनकी ये यात्रा पहले से तय नहीं थी और ना ही इसके बारे में किसी को बड़ी जानकारी मिली थी। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर अमेरिका में तबाही की बड़ी खबर। 6 राज्यों को 30 बवंडरों ने झकझोरा। कई शहर मलबे में दबे, 100 से ज्यादा लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर यूएई को लेकर पहली और सबसे बड़ी खबर। दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार बनी दुबई। पूरी तरह बंद किया कागज का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के युवराज और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने घोषणा की है कि दुबई सरकार 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। इससे 1.3 अरब दिरहम यानी 35 करोड़ डॉलर और 1 करोड़ 40 लाख श्रम घंटों की बचत हुई है और दुबई सरकार में सभी आंतरिक यानी इंटरनल एक्सटर्नल बोले तो बाहरी लेन देन और प्रक्रिया अब 100% डिजिटल है तथा एक व्यापक डिजिटल सरकारी
सेवा मंच इसका प्रबंधन करता है। दोस्तों इसके लिए कांग्रेचुलेशन दुबई को अवश्य कह दीजिएगा। दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अभी का सबसे बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट से ब्रिटेन में दर्ज की गई है पहली मौत। बड़ी और ब्रेकिंग खबर, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कर दी है इसकी पुष्टि। बता दें ब्रिटेन में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दोस्तों प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस बात की बड़ी जानकारी दी है। पश्चिम लंदन में पेंडिंगटन के पास एक वैक्सीनेशन क्लिनिक के दौरे पर गए बोरिस जॉनसन ने कहा है कि कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित एक मरीज की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि ओमिक्रॉन की वजह से लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं और दुख की बात यह है कि ओमिक्रॉन से पीड़ित एक मरीज की मौत हो चुकी है। यानी कि दोस्तों दुनिया में पहला ओमिक्रॉन को लेकर यह बड़ा खबर आ रहा है। दोस्तों जहां पर पहले मरीज की मृत्यु हो गई है, वो भी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय सुझाव होगी? और हमारी पूरी टीम और हमारी तरफ से दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट, अपने हेल्थ का जरूर ख्याल रखिएगा। दोस्तों कृपया करके मास्क पहन कर ही बाहर निकले। जी हाँ दोस्तों, कितने लोग अभी भी इस रूल को फॉलो कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्रपति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके कहा जल्द स्वस्थ होंगे मेरे मित्र रामफोसा। जी हाँ दोस्तों, आप मोदी जी का ट्वीट देख पा रहे होंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए ट्वीट किया है। बात करें और बढ़े अगली खबर की, जहां पर रिपोर्टर से ही भिड़ गए पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली। लाइव कॉन्फ्रेंस में जमकर हुई बहसबाजी। दरअसल पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली का विवादों से पुराना नाता रहा है। कभी वो विरोधी टीम से भिड़ जाते हैं तो कभी अपने ही साथी खिलाड़ी से। 2021 T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैच टपकाकर फैंस के निशाने में आए हसन का अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वो 27 साल का तेज गेंदबाज किसी पत्रकार से भिड़ गया। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां भारत में जब भी औरंगजेब हुआ शिवाजी ने भी जन्म लिया। काशी धाम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब भी औरंगजेब पैदा हुआ है तब इस मिट्टी से शिवाजी का भी उदय हुआ है और ये देश बाकी दुनिया से अलग है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी की सभ्यता और विरासत की प्रशंसा की और कहा कि कई सल्तनतों का उदय और पतन हुआ लेकिन बनारस बना रहा। मोदी जी ने कहा आक्रमणकारियों ने इस शहर पर हमला किया, इसे नष्ट करने की कोशिश की। औरंगजेब के अत्याचार और आतंक का इतिहास गवाह है। उसने कट्टरता से संस्कृति को दबाने की कोशिश की लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से अलग है। यहाँ अगर मुगल सम्राट औरंगजेब आया तो मराठा योद्धा शिवाजी का भी उदय हुआ। भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक है काशी विश्वनाथ धाम। उन्होंने कहा अगर सलार मसूद आगे बढ़ा तो राजा सुहेल देव जैसे योद्धाओं ने इस देश की एकता की ताकत का उसे एहसास कराया। मोदी जी ने आगे कहा कि काशी विश्वनाथ धाम का पूरा नया परिसर केवल शानदार इमारत नहीं है बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, हमारे अध्यात्म और भारतीय की प्राचीनता व परंपरा का प्रतीक है। अगर मोदी जी के बात का समर्थन करते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को भारी मात्रा में लाइक करिएगा। दोस्तों कम से कम 10,000 लाइक होने चाहिए। देखते हैं हमारी भारत की जनता मोदी जी की बात से कितनी खुश है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर ईडी ने कुर्क की अतीक अहमद की 8.14 करोड़ रुपए की संपत्ति रिश्तेदारों के खातों में भी जमा कराया था। इसने पैसा बता दें, प्रवर्तन निदेशालय बोले तो ईडी ने सोमवार को कहा कि उसने उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर और पूर्व सांसद अतीक अहमद की 8 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को कुर्क कर ली है। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर रसोई गैस कनेक्शन को करना है ट्रांसफर तो अपनाए ये सरल तरीका। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप अपनी नजदीकी गैस एजेंसी से गैस कनेक्शन बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं। बस इसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है, लेकिन अमून देखा जाता है कि जब लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो उनके मन में ये चिंता रहती है कि उनके गैस कनेक्शन का क्या होगा, वो इसे कैसे ट्रांसफर करवा पाएंगे। ऐसे में अगर आप भी अपना गैस कनेक्शन ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो इसके लिए एक बेहतर और आसान तरीका है दोस्तों, जो पूरे देश में लागू है। आप इसकी मदद से अपने गैस कनेक्शन को ट्रांसफर करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टेप्स 1 से लेकर 4 तक हमने स्क्रीन पर दिखा दिया है। दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, बाकी सारी जानकारी अगर कोई डाउट हो तो आप स्क्रीन पर जरूर पूछिएगा। दोस्तों साथ ही अंतिम खबर
खबर की बात करें जहां पर फैमिली आईडी से बड़ा खुलासा हुआ है। अब इतनी आमदनी वाले दंपतियों को ही वृद्धावस्था पेंशन बंद करेगी हरियाणा की सरकार। बता दें, हरियाणा की प्रदेश सरकार ने एक फैसले के तहत 4 लाख तक की सालाना आमदनी वाले करीब 15 से 16 हजार बुजुर्गों की सामाजिक पेंशन बंद कर दी है। इससे प्रभावित हुए लोगों में भारी रोष है। उनका कहना है कि सरकार उन्हें जबरदस्ती परेशान कर रही है। हालांकि प्रदेश सरकार का नियम है कि जिस दंपति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक है वो वृद्धावस्था पेंशन बोले तो ओल्ड एज पेंशन नहीं ले सकता। लेकिन राज्य में हजारों की संख्या में ऐसे दंपति हैं जो वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं। जैसे जैसे परिवार पहचान पत्र बोले तो पीपीपी में लोग अपनी आय का विवरण दर्ज करवा रहे हैं, वैसे वैसे गलत जानकारियां देकर पेंशन बनवाने वाले बुजुर्गों की पेंशन सरकार बंद कर रही है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारक आ रहे हैं अब घेरे में। बता दें, विभाग के अनुसार सरकारी सेवाओं के सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी ही पेंशन बंद होने के लपेटे में आ रहे हैं। ऐसे में इन्हीं सब फ्रॉड को देखते हुए हरियाणा की सरकार ने बड़ा फैसला उठाया है दोस्तों। और जिन भी दंपतियों की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक है उनको वृद्धा पेंशन अब नहीं दिया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया और सुझाव होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। क्या आपके यहाँ भी ऐसे लोग हैं जिनकी 2 लाख से ऊपर इनकम है दोस्तों और फिर भी वो वृद्धा पेंशन उठा पा रहे हैं? अगर इन फ्रॉडों का आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। और जाते जाते हमारी आपसे एक सवाल है दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारतीय नोटों पर इन किनारों पर ये तिरछी लाइनें क्यों बनी होती हैं? क्या मतलब होता है दोस्तों इनको? अगर आपको पता है तो कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं हमारी भारत की जनता कितनी अवेयर है इन सब चीजों को लेकर। अगर नहीं पता तो हम आपको अगली खबर में इसका जवाब जरूर देंगे और बताएंगे किन किन भाइयों ने सही जवाब दिया। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।